Good morning, students. Today we are discussing third part of the chapter 2 Indian economy 1950 to 1990. Okay, so third part is very important part of the और इसके ऊपर 5 मार्क के क्वेश्चन 100% आते हैं. आपको बोर्ड के एग्जाम में इसको 5 मार्क का कवर करना ही है क्योंकि इसमें 5 मार्क का क्वेश्चन कंफर्म आता है. सो बी केयरफुल. इसमें आज हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं. आईपीआर पॉलिसी पढ़ने वाले हैं. आईपीआर पॉलिसी क्या है, एसएसआई क्या है, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या है, ट्रेड पॉलिसी क्या होती है, इंपोर्ट और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशंस, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, टैरिफ क्या होती है, क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शंस क्या होता है, कोटास क्या होता है, इन सभी तमाम चीज़ों को आज हम पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. फर्स्ट पॉइंट, आईपीआर पॉलिसी. आईपीआर पॉलिसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसोल्यूशंस माना जाता है. बात समझ में आ रही है? इंडस्ट्री की क्या करना है, एक पॉलिसी बनानी और उस पॉलिसी का क्या करना है, रिसोल्यूशन देना है. मतलब क्या क्या प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन करना. और ये पॉलिसी कब लाई गई थी इंडिया में? 1956. इस काल में बीएसएनएल बना, जिस काल में एमटीएनएल बना, जिस काल में गेल, भेल, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं, हैवी इंडस्ट्री डेवलप की गई. एनटीपीसी भी बना इसी सेक्टर. तो अब इस पॉइंट को हम पढ़ते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी उस समय की क्या थी और कैसे हमें उसको अंडरस्टैंड करना है. Was a declaration of the government that initiated of the purpose of the rapid industrialization to achieve high economic growth and social justice. दो चीजें याद रखना, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस. देश के सामने दो इम्पोर्टेंट है. एक तो सोशल जस्टिस को मेंटेन करना, क्योंकि हमने सोशलिज्म को एक्सेप्ट किया हुआ, अप्लाई एक कुछ सेक्टर में किया. याद रखना पूरी इंडिया में सोशलिज्म एक्टिवेट नहीं है. हमारे देश की जो प्रियम्बल है उसमें सोशलिस्ट वर्ड आया है. आप देखते हैं 44 इंडियन अमेंडमेंट किया गया, नंबर ऑफ 44 अमेंडमेंट. इंडिया इन द वर्ड ज्वाइन द वर्ड नेम ऑफ ज्वाइनिंग दिस सोशलिस्ट रिपब्लिक वर्ड को एक्सेप्ट किया गया. ओके, नाउ डन. तो अचीवमेंट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस, दो चीज़ों के बारे में इंडस्ट्रियल आईपीआर पॉलिसी लाई गई. इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को मेंटेन करना और सोशल जस्टिस को कंटिन्यू करना. द रेवोल्यूशन फॉर्म द बेस ऑन सेकंड 5 ईयर प्लान. अब ये जो आपको पहले बता चुका कि 1951 to 56 होल प्लान डेवलप्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, और उसमें अमेजिंग ग्रोथ भी हमने पाया है. बहुत जबरदस्त 5 ईयर प्लान सक्सेस हुआ है. तो ये और उस सक्सेस को देखते हुए महालनोबिस, हमारे देश के जो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, महालनोबिस के एक प्लान था हाई हेवी इंडस्ट्री को डेवलप करने के बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अपने आप डेवलप हो जाएगी. इन सब चीज़ों को समझने के लिए पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया है. So growth, the revolution is a form of basic second 5 year plan, formulation of development, social patterns of the society. और हुआ क्या, सेल्फ रिलायंस वाला प्लान एक्टिवेट किया गया. सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है, आत्मनिर्भर भारत. और आत्मनिर्भर भारत में क्या होता है, स्वदेशी गुड्स का प्रोडक्शन करना, जिसमें भेल, गेल, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग चुकी थी. और वो प्राइवेट सेक्टर उस समय तो इतना डेवलप था नहीं कि उसके सामने कोई कर सके. तो इसीलिए गवर्नमेंट ने खुद आगे आके बैंकिंग सेक्टर का नेशनलाइज किया या बहुत सारी चीज़ें उसमें दी हैं. हम देखते हैं कि फिर आईपीआर पॉलिसी में हुआ क्या था. 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ आईपीआर 1956 आर. क्या होता है, क्या एक्सप्लेन करोगे, क्या क्या पॉइंट आएंगे. देखो, उसके 3 कैटेगरीज थी. कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3.
Three categories: industrial established and developed as annually owned by state. पहली कैटेगरी में क्या था? इंडस्ट्री एस्टेब्लिश एंड डेवलप एज क्लीनली ओन्ड बाय द स्टेट। कुछ इंडस्ट्रियाँ एस्टेब्लिश करने के लिए जो स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट, उसको कुछ अधिकार दिए गए। दूसरा था इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिश बाय प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। देखो, तीन कैटेगरी में आईपीआर पॉलिसी लाई गई। पहले पार्ट में स्टेट को बोला गया कि तुम अपने लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट सेक्टर को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में क्या होगा? इंडस्ट्री एस्टेब्लिश बोथ, दोनों को ही दिया गया, कुछ प्राइवेट सेक्टर में कुछ पब्लिक सेक्टर में दिया गया। और थर्ड कैटेगरी में रिमेनिंग इंडस्ट्री शुड बी लेफ्ट टू प्राइवेट सेक्टर। और जो दोनों सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट नहीं करते, उन जो बाकी बचे हुए पार्ट है वो थर्ड कैटेगरी में इंक्लूड किए गया, और उसमें सभी को प्राइवेट सेक्टर वालों को परमिटेड कर दिया गया। Industry should be private sector should be established only obtaining license from the government। ये बहुत IMP है, लाइन याद रखना, क्योंकि कैटेगरी थर्ड में जो प्राइवेट सेक्टर को जो परमिटेड किया गया था ना, वो परमिटेड सेक्टर लाइसेंस सेक्टर माना जाता था। क्योंकि जब तक कोई इंडस्ट्री, मुझे फूड इंडस्ट्री लगानी है तो मुझे कहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाके तो मैं कुछ बना सकता, अदरवाइज नहीं बना पाता। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन को लिए बिना हम काम नहीं कर सकते थे, नहीं इंडस्ट्री बना सकते थे, इसीलिए उसको लाइसेंसिंग होना बहुत जरूरी था। गवर्नमेंट ऑफर वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल कंसेशन एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज टू बैकवर्ड एरियाज। कभी कभी क्या होता था कि जो इंडस्ट्री जैसे मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, ये इंडिया की टॉप मोस्ट सिटी थी उस समय, आज भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है। अब इन सिटी में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेट होती थी क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी सबसे ज़्यादा अवेलेबल थी। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, जो इंडस्ट्री को बैकवर्ड एरिया में जहाँ पे इंडस्ट्री लगी तो वहाँ पे अगर लगाने वाला वो तैयार हो तो उसे क्या करना है, उसे पॉलिसी के तहत उसे रियायतें दी जाती थी, सब्सिडाइज दिया जाता था, फैसिलिटी दी जाती थी, लैंड दी जाती थी, इलेक्ट्रिसिटी दी जाती थी, बहुत सारी फैसिलिटी उनको दी जाती थी उन सब चीज़ों के बारे में। तो इस तरीके से तीन चीज़ें याद रखना आईपीआर पॉलिसी में। एक सेक्टर जो स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करे, कैटेगरीज 2 में प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर मिलजुल के काम करें क्योंकि मिक्स इकोनॉमी है अपने देश में। और थर्ड सेक्टर में जो बचे हुए बिजनेस है वो सारे के सारे बिजनेस किसको दिए गए? प्राइवेट सेक्टर को दिए गए। और उस प्राइवेट सेक्टर में भी इंडस्ट्री बनाने के लिए लाइसेंस लेना कंपलसरी कर दिया गया था। अब देखते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब धीरे धीरे जब जो छोटा पार्ट है, जो अभी मैंने आपको बोला था कि कैटेगरी थर्ड में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आती है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टोटली प्राइवेट सेक्टर को दी गई थी उनको डेवलप करने के लिए। तो क्या क्या डेवलप हुआ देखते हैं। सबसे पहले आज स्मॉल इंडस्ट्री यूनिट कैन मूव द इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 लाख। जो इंडस्ट्री अपने इसमें 5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर चुकी है वो सारी इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाती है। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो इंडस्ट्री में 5 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट की जाती है उस इंडस्ट्री को हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। उसके कुछ फीचर्स हैं। अभी डेफिनेशन बदल गई है, नई डेफिनेशन 50 लाख रुपए तक 50 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट करने वालों को बोला गया है। 10 गुना उसकी लिमिटेड बढ़ा गई है, पर उस समय 5 लाख थी, अब 50 लाख हो गई है। Okay, this serves mean to promote rural development and reduce regional disparities are the recommended by the कर्वे कमेटी। याद रखना, कर्वे कमेटी का नाम एक मार्क के लिए क्वेश्चन आता है कि कर्वे विच सेक्टर रिलेटेड बाय कर्वे कमेटी, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेक्टर से रिलेटेड है। कर्वे कमेटी, कर्वे कौन था? सुप्रीम कोर्ट के जज थे जो बाद में रिटायर हुए। प्लानिंग कमीशन में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। वो कर्वे के नाम से वो कमेटी जानी जाती है और वो आईपीआर पॉलिसी के साथ ही उसको अप्लाई
कर दिया गया था। SSI मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय लेबर इंटेंसिव टेक्निक, क्योंकि ये छोटे लेवल पे काम करती है, इसमें तो कैपिटलाइज तो होता नहीं है, तो वो क्या है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, सो दे कैन जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। आज भी देश की 80% जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से है, और 20% पब्लिक सेक्टर से आता है, प्राइवेट सेक्टर से, बड़ी इंडस्ट्री में। मतलब देश का आज भी 80% रिक्रूटमेंट केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में होता है, क्योंकि वो सारी इंडस्ट्री क्या है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, याद रखना। SSI कैन नॉट कंप्लीट अ लार्ज फर्म, क्योंकि 5 लाख से ज़्यादा लिमिट नहीं, अब तो 50 लाख रुपए कर दी गई है, अभी भी उसका अपना दायरा नहीं बढ़ाया गया जितना कि बढ़ाना चाहिए था, पर 50 लाख रुपए तक बढ़ा दिया है। cannot compete of the firm large sector, क्योंकि ये जो SSI है वो कभी भी बड़ी इंडस्ट्री से क्या होते, कॉम्पीट नहीं कर सकते, cannot compete with the large firms, so they require protection of the government। अब ये बड़ी बड़ी, जैसे अभी मान लो कि अमेरिका से कोई अभी डाबर या कोई जैसे पामोलिन कंपनी है, और हमारे देश का कोई और इंडियन कंपनी है, तो पामोलिन कंपनी के पास पैसा ताकत बहुत ज़्यादा होती है, तो इंडियन कंपनी से मुकाबला नहीं कर सकती, उस समय गवर्नमेंट को खुद इंटरवेंशन करके उसको सिक्योरिटी प्रदान करनी पड़ती है, ये जरूरी है ना। SSI are given is a concession to form of lower excise duty, easy and cheaper loan। इनके 3 डिमांड होती है। एक्साइज ड्यूटी, जो बाहर जाने वाला जो गुड्स है उसके ऊपर कम से कम लगे। दूसरा, उसको लोन जो मिले वो ईजीएस्ट वे से मिले और चीपर रेट पे मिले, चीपर इंटरेस्ट रेट पे मिले, तब जाके वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है। अब हम बहुत एक महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ आते हैं, ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इट रेफर्स इन, देखिए हमारी डेफिनेशन क्या है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे चीज, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, ये सब चीजें इंपोर्ट करते हैं, अगर इसी देश का प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाए, तो इसी कारण तो अपने देश में बॉम्बे हाई शुरू हुआ था, आपको पता है, इंडियन ऑयल, ONGC, ऑयल नेचुरल गैस लिमिटेड को भी ऑर्गेनाइज किया गया था, इसी कारण किया गया था। भेल, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो स्टील हम बाहर से प्रोडक्ट इंपोर्ट करते थे उसको देश में बनाना है। गेल, जो इलेक्ट्रॉनिक सेंटर, जो खासकर नाल्को, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, MTNL, महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड जैसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाई गई थी हमारे देश में। रेलवे इंडस्ट्री लाई, क्योंकि बाहर की कोई भी, बाहर से जो लगने वाला था वो चीज़ें अपने देश में ही प्रोडक्ट हो जाए, इसलिए। तो इसके डेफिनेशन है, इट्स रेफर टू इनवर्ड लुकिंग फ्रॉम स्टेट स्ट्रेटेजी एम ऑफ सब्स्टिट्यूट इंपोर्ट्स विद इन गुड्स टू प्रोड्यूस ऑफ ड्रामेटिकली, डोमेस्टिकली। डोमेस्टिकली मतलब देश में ही प्रोडक्ट की हुई चीज कैन बी प्रोड्यूस, और जो हम इंपोर्ट करते, लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजीज एंड सब्स्टिट्यूशनल इंपोर्ट। सब्स्टिट्यूशनल इंपोर्ट विद इन द गुड्स कैन बी प्रोड्यूस ऑफ डोमेस्टिकली, देश में ही बनी हुई चीज को देश में प्रोडक्ट करना। अब इसके क्या इंपॉर्टेंस है, क्या मायने हैं भाई। पहले, इंसुलेटेड डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फेसिंग स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन इंडस्ट्री। अगर बाहर के देशों के साथ हमें जो कंपटीशन करने की जो बात बन रही थी, वो कंपटीशन का दायरा कम हो जाए, देश में ही वो क्वालिटेड गुड्स सभी को अवेलेबल हो जाए। प्रोवाइड डोमेस्टिक इंडस्ट्री टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट टू ग्रो। अगर देश में देसी इंडस्ट्री लगाई जाए, अपनी इंडियन इंडस्ट्री लगाई जाए, उनको कुछ इन्वायरमेंटल ग्रो, देश के सामने जो इन्वायरमेंटल ग्रो है वो बढ़ने में, उसको इंडस्ट्रियलाइज इन्वायरमेंट तैयार करने में, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करने में, अपनी देश की इंडस्ट्री को हम कंट्रोल करके उसमें बता सकते हैं,
बाहर के देशों की कंट्री के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते, तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। हेल्प टू कंजर्व स्कैर्स फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि अब क्या होता था कि डीजल पेट्रोल इतनी सारी मात्रा में हमें पैसा खर्च करना पड़ता है, उतना स्कैर्स होते हैं और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। अब इतना सारा पैसा खर्च करने के बावजूद अगर हमें कुछ नहीं मिलता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो हमें वो पैसे बचाने हैं, क्योंकि वो फॉरेन करेंसी को हमें क्या करना है, सेव करना है। जब तक हम फॉरेन करेंसी को सेव नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। प्रोवाइडेड इनफ टू स्कोप ऑफ इनिशिएट इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस इन इंडिया, provided enough scope to initiate industrialization process in India। जो हमारे पास जो स्कोप है, इनफ स्कोप टू इनिशिएट इंडस्ट्रियलाइजेशन का, मान लो अब आत्मनिर्भर भारत प्लान लाया गया, इसमें क्या हुआ, एकदम से जो देसी कंपनियां उसको एक स्कोप मिला, एक मार्केट मिला, एक अब उसको बूम होने का चांस मिला। तो ये एक है क्या, ये एक इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन का ही एक पार्ट है। Facilitate India to attempt self-sufficiency and self-reliance, thereby reducing foreign dependency। Self-reliance, चार बातें याद रखना। एक, self-sufficiency, पॉइंट नंबर 1। self-reliance ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पॉइंट नंबर 2। reducing foreign dependency, इन तीन चीज़ों के लिए हम लाए थे। अब आपको इम्पोर्टेंस समझ में आया, तीन चीज, सेल्फ सफिशिएंसी लाना इकोनॉमी में, सेल्फ रिलायंस जो देश की बनी चीज देश में ही अच्छी तरीके से गुड़ होकर उसको मार्केट और ग्राहक तक पहुंचे, एंड फॉरेन डिपेंडेंस, रिड्यूस द फॉरेन डिपेंडेंस, बाहर के देशों पे जो निर्भरता हमारी बनी हुई है उसको हम धीरे धीरे क्या करेंगे, कम करेंगे। तो ये जरूरी चीजें हैं। तो एक लास्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ टैरिफ। टैरिफ प्लान क्या होता है, आपको पता है कि जब देश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स होता है तो उसके ऊपर एक टैक्स लगाया जाता है, उसको हम टैरिफ कहते हैं या कस्टम ड्यूटी भी कह सकते हो। तो क्या है टैरिफ, रेफर टू टैक्सेस इम्पोज ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, टैक्सेस इम्पोज ऑन द इंपोर्टेड, बाहर से जो आने वाली चीजें हैं उसके ऊपर, और देश की जो देसी इंडस्ट्री है उस बाहर के आने वाले गुड्स के देश की इंडस्ट्री से बचाना है तो हमें टैरिफ लगाना पड़ेगा। आप जानते हैं चाइना की चीज़ों पर 200% टैरिफ लगाया जाता है, मतलब वो अपनी कीमत से 200 गुना कीमत ज़्यादा बिकती है। मतलब चाइना से अभी 2 रुपए की चीज़ यहाँ पे 6 रुपए में मिलती है, हमने कितना लगाया उसके ऊपर, 200% टैक्स लगाया, मतलब 2 रुपए की चीज़ हमें 600 रुपए में मिल रही है। 600 रुपए में मतलब 2 रुपए की चीज़ 6 रुपए में मिल रही है। तो वो चीज़ चाइना से इसलिए लगाती क्योंकि हमारे देश में बनी हुई चीज़ को चाइना के लिए कॉम्पीट करने के लिए कुछ स्पेस अवेलेबल हो जाए। Imposition of tariff make the import relatively expensive than the domestic goods, thereby discouraging import indirectly। तो इससे क्या हो जाता है कि जो बाहर से आने वाली चीज़ डिस्करेज हो जाती है और इंडिया से जो देसी चीज़ें हैं, जो बनी हुई चीज़ें हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए स्टॉक मार्केट में अवेलेबल कराते हैं। Therefore, to help to reducing excessive burden on the scarce of foreign exchange reserve, और इससे दो चीज़ें होती है कि जो इम्पोर्ट आने वाली चीज़ अगर महंगी हो तो लोग मंगवाना बंद कर देंगे, और धीरे धीरे जो देश की जो फॉरेन करेंसी है उसके ऊपर जो एक्सेस बर्डन पड़ा है, मतलब रिड्यूसिंग, उस एक्सेस बर्डन में क्या होता है, रिड्यूसिंग होता है, एक्सेसिव बर्डन ऑफ द स्कैर्स फॉरेन रिसोर्स, क्योंकि ये स्कैर्स है। आपको पता है स्कैर्स का मतलब ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्कैर्स का मतलब है अकॉर्डिंग टू डिमांड लेस सप्लाई, according to demand less supply। So today we are very important part of the discuss IPR policy। IPR policy 1956 में लाई गई, उसमें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, कैटेगरी 1 ओन बाय स्टेट, कैटेगरी 2 पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ओन, एंड कैटेगरी 3 इज अ रिमेनिंग होल ऑल सेक्टर इंक्लूडिंग ऑन प्राइवेट सेक्टर। बस उसके लिए लाइसेंसिंग लेना बहुत जरूरी है।
इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री है बैकवर्ड एरिया में लगाना चाहती है उसके लिए इंडस्ट्रियल कंसेशंस दिया जाता है। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिसमें कर्वे कमेटी का बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने न्यूअर एम्प्लॉयमेंट न्यू जनरेट करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत मायने करती है। आज भी देश के 80% जो पॉलिसी उस पर काम करती है। ट्रेड पॉलिसी में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हमने देखा कि बाहर से आने वाली चीज़ों को देश में ही प्रोडक्ट करने की प्लान चलाया गया था और उसका इम्पोर्टेंस हमने देखा। टैरिफ देखा और एक प्लान है कि क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस एंड कोटा, दो कंसेप्ट है। रेफर टू रिस्ट्रिक्शन द फॉर्म ऑफ लिमिट कोटा द अमाउंट ऑफ कमोडिटीज इन इंपोर्टेड ऑफ एक्सपोर्टेड। कुछ चीज़ों का हम क्या करते हैं मालूम है, कोटाज बनाते हैं, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस बना देता है। कैसे? मुझे अगर शुगर का प्रोडक्शन अपने देश में होता है और उसका बाहर ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का शुगर अगर बाहर के देशों में ही सारा चला जाए, पैसा मिलाने के लिए सब लोग अगर एक्सपोर्ट करने लगे तो वो देश के लिए तो बहुत खतरा हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ें तो देश में अवेलेबल नहीं हो पाएगी। तो ऐसी कंडीशंस में गवर्नमेंट क्या करती है, उनका एक लिमिटेड स्टॉक निश्चित करती है कि भाई आपको इतना भेजना है और इतना अपने देश में यूज़ करना है, बाहर से भी हमें इतनी चीज़ें मंगवानी है और इतना देश में होना चाहिए। तो इसका एक लिमिटेड कोटास तैयार करता है, रिस्ट्रिक्शन फॉर्म ऑफ लिमिट कोटास ऑफ द अमाउंट ऑफ कमोडिटी, इट कैन बी आइदर इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड। कितना एक्सपोर्ट करना है कितना नहीं करना है इसके बारे में बात होती है। QRS usually on imports that the imposed to discourage import of foreign goods and reduce the balance of payment। BOP को कम करना, X माइनस एम, BOP का मतलब BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, X माइनस एम। अब इन दोनों का बैलेंस करने के लिए और जो हमारे BOP है वो BOP अगर अनफेवरेबल रहा, मतलब एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज़्यादा रहा, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लाए जाते हैं। और कोटास आपको पता है आर डिफाइंड एज अ मैक्सिमम क्वालिटी ऑफ गुड्स कैन बी इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड बाय डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। कोटास का मतलब एक हमारे देसी उद्योग जो थे, डोमेस्टिक प्रोडक्शन थे, उनको कितने मैक्सिमम क्वालिटी के गुड्स, क्वांटिटी गुड्स कैन बी इंपोर्टेड और एक्सपोर्ट, कितना इंपोर्ट करना और कितना एक्सपोर्ट करना है, इसके बारे में गवर्नमेंट एक डिक्लेरेशन करती है, एक निश्चित संख्या बताती है, आपको इतना 50% करना है, 70% करना है। तो गवर्नमेंट कोटास डिक्लेयर बाय गवर्नमेंट जस्ट मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कैन बी इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड एज अ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। थैंक यू। और लास्ट पार्ट हम देखने वाले हैं, उसमें लास्ट पार्ट में फेलियर्स ऑफ प्लानिंग एंड सक्सेस ऑफ प्लानिंग।